तो चलिए बच्चों, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए किया जाता है। आज का ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डेली लाइफ में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसका यूज़ इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इनमें भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो आपको सबसे पहले आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें या जनरेटर की बात करें, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, ये जो कंसेप्ट है, आज इसी कंसेप्ट पे बात करेंगे और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज का जो टॉपिक है बेस्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करने, इसे हिंदी में विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होता क्या है? डेफिनेशन आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस दैट पासेस थ्रू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस दैट पास थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी जो किसी गिवन एरिया से होकर पास आउट हो। उन लाइंस को, इलेक्ट्रिक लाइंस के नंबर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हिंदी में भी लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है ना, ये नॉर्मली यानी कि सरफेस के नॉर्मली क्रॉस करती है। तो यहाँ पे इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे हमने ये एक एरिया ड्रॉ कर रखा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसिडर कर लेते हैं E। बच्चों, यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया की भी कोई डायरेक्शन होगी। बिकॉज एरिया आपको पता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल कहते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है। सरफेस के परपेंडिकुलर ही उसकी, यानी कि जो भी सरफेस दिया हुआ है उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही ds की डायरेक्शन को कंसिडर किया जाता है। तो ये जो डायरेक्शन है इसे हम कंसिडर कर लेते हैं ds। अब इस ds से यहाँ आप देख सकते हैं जो लाइंस ये पास आउट हो रही है, इन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इसके मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है इसे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the scalar product of vector E and ds। यानी कि E और ds का आपको स्केलर प्रोडक्ट करना है। E और ds का आपको अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं अदिश गुणन, यानी कि E और D का आपको अदिश गुणन करना है। यानी कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई E से, और ये इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। बिंदु गुणन, अदिश गुणन को बिंदु गुणन कहते हैं। तो इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ फाई E इक्वल टू, और यहाँ पे डॉट है, दैट्स वाई मैं इस डॉट को रिमूव कर देता हूँ, और E का मैग्नीट्यूड, E का परिणाम मैग्नीट्यूड E लिख सकता हूँ वेक्टर E का, जबकि ds का मैं वेक्टर ds का ds लिख सकता हूँ, और चूंकि डॉट है दैट्स वाई मैं यहाँ पे cos थीटा लिख सकता हूँ। बच्चों, इस फॉर्मूले से आप इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट को ऑब्टेन कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट अगर लिखना चाहते हैं तो सिंपली आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट होती है न्यूटन होता है फोर्स का अपॉन कूलाम लिखते हैं, जबकि ds को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर। ds एरिया है, इसलिए इसकी जो SI यूनिट होगी इसे हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। बच्चों, इसके डायमेंशन की अगर बात की जाए, डायमेंशन जिसे हिंदी में बीमा कहते हैं, अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए यानी कि बीमा की बात की जाए तो डायमेंशन, अब आपको पता है डायमेंशन के लिए आपको यहाँ पे जो E है, इस E की डायमेंशन पहले आपको लिखनी पड़ेगी। तो आपको पता है E की जो डायमेंशन होती है इसे आप लिख सकते हैं m1 L1 t-3 A इनवर्स।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ds की भी डायमेंशन आपको लिखनी पड़ेगी। और ds जिसे हम एरिया कहते हैं, और एरिया का डायमेंशन आप लिख सकते हो L2। तो इस तरह से बच्चों अब इसकी जो डायमेंशन होगी इसे लिख सकते हैं M1 L3, 1 यहाँ 2 यहाँ, L3 हो सकता है T-3 एंड देन आप लिख सकते हैं इसे A इनवर्स के इक्वल। तो ये डायमेंशन होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आपको यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है फाई इक्वल्स टू, यहाँ आप देख सकते हैं फाई इक्वल्स टू EDS cos थीटा। सबसे पहले जो फाई होगा, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ डिपेंडेंस ऑफ फाई E, यानी कि फाई E की निर्भरता ये किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। आप इसे निर्भरता से समझ सकते हैं, यानी डिपेंडेंस ये किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो पहले हम कह सकते हैं पहले नंबर पे कि जो फाई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज करोगे, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस है वो भी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फाई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है E के, यानी कि जब हम फाई E को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, और यू कैन से वाइस वर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से फाई इंक्रीज होगा। सेकेंड है फाई E प्रोपोर्शनल होता है ds के, यानी कि हमारे पास ये जो स्मॉल एरिया है अगर इस एरिया को हम इंक्रीज कर दें, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करके देख सकते। मान लीजिए इस एरिया को मैं ऐसे इंक्रीज कर देता हूँ, ये एरिया कुछ इस तरह से इंक्रीज होगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो लाइंस है, ये जो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो चुकी है बच्चों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से फाई E इंक्रीज होता है, और ds यानी स्मॉल एरिया एलिमेंट इंक्रीज करने से भी फाई E यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है। अब तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, वो होता है एंगल बिटवीन E एंड ds। ये जो थीटा है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्मॉल एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है, स्मॉल एरिया है और इसकी डायरेक्शन है, ये E की डायरेक्शन है, और इनके बीच में ये जो बनने वाला एंगल होता है इसे हम थीटा कंसिडर करते हैं। यानी कि जो थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन E एंड ds, यानी कि वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच के एंगल को हम यहाँ पे थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अब ये तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है जिस पे फाई E डिपेंड करता है उसे कहते हैं एंगल बिटवीन E एंड ds। तो जरा इसे भी हम समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम सीखेंगे कि जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E और ds के बीच में जो एंगल होता है जो थीटा, जिसे हम E और ds के बीच के एंगल को कंसिडर करते हैं, ये और ds के बीच का जो एंगल होता है उसे हम थीटा कंसिडर करते हैं। ये थीटा इनके केसेस क्या होते हैं, यानी कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स E और ds के बीच जो एंगल होता है उस एंगल पे कैसे डिपेंड करता है, चलिए इसके बारे में हम सीखते हैं। यानी कि अब हमारे पास जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में हम सीखेंगे कि ये एंगल पे किस तरह से डिपेंड करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 3 डायग्राम आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रखा है। बच्चों इस पहले डायग्राम में जैसा कि आपको यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ दिख रहा है, इस एरिया की बात की जाए तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। डायरेक्शन हमेशा एरिया की जो डायरेक्शन होती है, स्मॉल एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसे हम लिखेंगे ds। तो आप देख सकते हैं इस ds और इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और जब एंगल 90 होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला जैसा कि आपने अभी पढ़ा फाई E ये पहली कंडीशन के लिए है, यानी कि जो केस फर्स्ट है उसके लिए
यहाँ पे फाई ई इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं ई डी एस कॉस थीटा, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे थीटा जैसा कि आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, तो आप अगर 90 यहाँ पे इस थीटा को 90 से रिप्लेस करेंगे तो ये होगा ई डी एस, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, दैट्स वाई यहाँ पे 0 होगा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ से एक भी लाइन इसे क्रॉस नहीं कर रही है, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे फाई ई वैल्यू 0 होगी। जबकि इस दूसरे कंडीशन की बात करें, सेकेंड कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। और यहाँ ये सरफेस है, इस सरफेस की बात अगर की जाए, इस सरफेस की बात की जाए, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, इस सरफेस की बात की जाए तो सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो भी इस तरफ होगी, यानी कि सरफेस की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगी। यानी कि मैं इसे ds इसी डायरेक्शन में यहाँ लिख सकता हूँ बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और ds की डायरेक्शन सेम दिखेगी। इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, और जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा दूसरे कंडीशन में इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है फाई ई, जिसे आप लिखते हो फाई ई इक्वल्स टू, मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे ई डी एस कॉस थीटा। और इस तरह से जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो फाई ई इक्वल्स टू, अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे थीटा की जगह पे आपको 0 डिग्री रखने हैं, तो कॉस 0 की वैल्यू जैसा कि आपको पता है 1 होती है। तो यहाँ पे हमें जो फ्लक्स है वो मिलेगा ई डी एस, जिसे हम मैक्सिमम फ्लक्स कहते हैं। ये मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे होगा बच्चों, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे मैक्सिमम फ्लक्स होता है। इस तरह से अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर ds की डायरेक्शन सेम हो, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, उस कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स हमें मिलता है। इस तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरे केस में बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं ये इस तरफ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, बट एरिया की डायरेक्शन अभी भी वही है। एरिया की डायरेक्शन अभी भी उसी डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री। यहाँ पे आप 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो इस तरह से फाई ई इक्वल्स टू मैं इसे लिख सकता हूँ, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ फाई ई इक्वल्स टू, आपने पढ़ा है, हम इसे लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। और यहाँ पे बच्चों थीटा इक्वल्स टू 180 है, और जब हम 180 रखेंगे तो वैसे ही कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो इस तरह से फाई ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ई डी एस इंटू -1, और इस तरह से फाई ई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं -EDS लिख सकते हो आप। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है ये होगी मिनिमम। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आपने नया विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।